गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग सॉलिड स्टेट का स्टडी कर लिए, लिक्विड सॉल्यूशन हम पढ़ रहे थे। उसके बाद हम पर्सनल ऐप के थ्रू बच्चों को पढ़ाने लगे, तो यूट्यूब पे वीडियो आने का रफ्तार थोड़ा सा हमारा कम हो गया। अब हम आपको ऑर्गेनिक का एक फंडामेंटल चैप्टर, जिसे आप ऑर्गेनिक का बैकबोन कहते हैं, जिसके बगैर ऑर्गेनिक को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है, बिल्कुल जिसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसी चैप्टर को लेकर के हम आए हैं। आप जानते भी होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टार्ट होने से पहले जो भी बच्चा इस चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा तो ये श्योर है कि उसे ऑर्गेनिक में रिएक्शन को याद करना पड़ता होगा, उसे रिएक्शन को रटना पड़ता होगा, वो रिएक्शन समझ नहीं पाता होगा। मैं उसी कॉन्सेप्ट को लेके आया हूं, जिसको पढ़ने के बाद यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक उठा लेंगे, चाहे आप अल्काइल हैलाइड उठा ले, या अल्कोहल फिनॉल ईथर उठा ले, या अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड उठा ले, या बायोमोलिक्यूल उठा ले, या पॉलीमर उठा ले, या अल्केन अल्कीन अल्काइन उठा ले, किसी भी हाइड्रोकार्बन को उठा ले, या बेंजीन आप उठा ले, किसी भी रिएक्शन को यदि आप समझना चाहते हैं तो रिएक्शन को समझने के लिए किस प्रकार से मॉलिक्यूल में अटैक होता है, किस प्रकार से बॉन्ड का क्लीवेज होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज अटैक करेंगे, किस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे अटैक होगा, कहाँ पे अटैक का रेट ज़्यादा होगा, कहाँ पे अटैक का रेट कम होगा, किस स्टेप से रिएक्शन का रेट पता चलेगा, मतलब रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा, किस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, किस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम होगा, किस रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है। इन सब बातों का जो क्वेश्चन होता है, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ढेर सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो सभी कॉन्सेप्ट आपको इसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है, इसी से पता चलेगा। हालांकि इस चैप्टर को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा इफेक्ट जो अपीयर होता है, जो रिप्रेजेंट होता है, कब, जब मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, जब मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम पे ट्रांसफर होते हैं, चाहे वो पार्शियल ट्रांसफर हो, चाहे वो कंप्लीट ट्रांसफर हो। लेकिन इलेक्ट्रॉन के डिस्पैच होने से, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट होने से जो मॉलिक्यूल में कुछ नए प्रॉपर्टी अपीयर होते हैं, वो सारी घटना का अध्ययन किया जाएगा इसी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट टॉपिक, इसका मतलब जनरल केमिस्ट्री में, यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो फिर से हमारा हेडिंग है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आइए हम बातें करते हैं ऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसे कुछ लोग सबसे हेडिंग में नाम देते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब समझते हैं क्या? एक सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, ये मत समझिएगा कि ये टॉपिक, ये चैप्टर खत्म हुआ इसका मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म हो गया, ऐसा नहीं। ऑर्गेनिक में जितने रिएक्शन होते हैं सबका अपना पर्सनल मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म मतलब विधि, मतलब तौर तरीका, कैसे रिएक्शन करवाए जाते हैं, क्यों कोई मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है, और करने के बाद वो यही प्रोडक्ट क्यों देगा, और यही प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में क्यों बनता है, और वो साइड प्रोडक्ट क्यों बनता है, ये सब का वजह यही आपको रिएक्शन मैकेनिज्म भी सिखाता है। हालांकि अभी आप जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, बिल्कुल छोटे स्तर पर रिएक्शन मैकेनिज्म आएंगे। हालांकि टॉपिक बड़ा डीपली है, टॉपिक में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहां पे जो भी आप मैकेनिज्म पढ़ेंगे वो एक जनरल रिएक्शन का मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे। मैकेनिज्म के जितने भी प्रोसीड्यूर होते हैं उन सारी बातों को यहां पे देखेंगे। लेकिन यह मत समझिएगा कि मैकेनिज्म हमारा खत्म हो गया है, रिएक्शन मैकेनिज्म अभी से स्टार्ट हुआ है और सर ये रिएक्शन मैकेनिज्म कब तक चलेगा, तो जब तक पूरी ऑर्गेनिक खत्म नहीं हो जाएगी तब तक ये रिएक्शन मैकेनिज्म आपको चलता ही रहेगा।
इस रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर में हमारा एक चैप्टर होता है, जिस चैप्टर का नाम होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म हमारा टॉपिक है, जिसके अंदर में हमें एक चैप्टर पढ़ना है। मैकेनिज्म मतलब होता है विधि, रिएक्शन यानी अभिक्रिया। कोई रिएक्शन होते हैं तो रिएक्शन के मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन के विधि क्या है, कैसे ये प्रोडक्ट बनेगा। जैसे आप कभी अगर पढ़े होंगे तो एक छोटा सा मैं रिएक्शन लेता हूं, तो मान लीजिए A प्लस B, इनसे A और B आपस में रिएक्शन करके अगर C का निर्माण कर रहा है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म आपको सिखाएगा कि आखिर C ही क्यों बनेगा। दूसरा बात यह भी बताएगा कि C बनेगा तो कैसे बनेगा, इसका तरीका बताइए, आप C बना के मुझे दिखाइए। तो देखिए, हर रिएक्शन को लेके जाके तो प्रयोगशाला में जाना तो संभव नहीं है, लेबोरेटरी में जाना तो संभव नहीं है, लेकिन अगर आप सही से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ऑन पेपर मैं इस बोर्ड पे ही आपको हर रिएक्शन का मैकेनिज्म बता करके मैं इतना जरूर आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर रिएक्शन आपको लगेगा कि नहीं, मेरे नजर के सामने चल रहा है। तो सीधा सा मतलब है कि हम आते हैं अपने टॉपिक में, रिएक्शन मैकेनिज्म, इसके जो चैप्टर है हमारे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आते हैं। सीधे समझिए, ये ऑर्गेनिक का बैकबोन है। अगर आपने जीओसी नहीं पढ़ा मतलब आप रिएक्शन को याद करोगे, रिएक्शन को रटोगे, रिएक्शन को आप समझ नहीं सकते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक में आते हैं। देखिए, आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर यही है, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर में पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में ही आते हैं, लेकिन उसका अपना एक पर्सनल चैप्टर बनता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको कहा जाता है जीओसी। अब देखिए, यह जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जीओसी। इसी चैप्टर का नाम एक और नाम दिया जाता है। सर क्या नाम दिया जाता है? नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इसी चैप्टर का नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब थोड़ा समझिएगा बातों को। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जीओसी, यहां जीओसी है, और इसी चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। मतलब मेरा यह है कि इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट होने से, डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब स्थानांतरण होने से, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेस होने से। सर, इलेक्ट्रॉन जब एक एटम से दूसरे एटम की ओर मूव करेगा तो मूव करने के बाद उस मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी अपीयर होंगे, कुछ ना कुछ गुणों को वो रिप्रेजेंट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन के एक एटम से दूसरे एटम पे ट्रांसफर होने से, चाहे वो ट्रांसफर पार्शियल हो या ट्रांसफर कंप्लीट हो, मान लीजिए ए से बी जुड़ा हुआ है, तो चाहे ए का इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा बी पे चला जाए या इस ए का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा बी की ओर शिफ्ट हो जाए। अगर ए का इलेक्ट्रॉन मान लीजिए अंशतः मात्रा में, बहुत कम मात्रा में अगर बी की ओर शिफ्टिंग हुआ है, मतलब ये हुआ पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर ए अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के बी को दे दिया, मतलब यहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का घटना घट गया। तो चाहे इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दे या इलेक्ट्रॉन पूरा लेके दे दे, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्पैच हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ। और इस इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट होने से मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ गुण अपीयर होंगे, कुछ ना कुछ गुण वहां से निकलेगा, प्रकट होगा। और जो भी गुण प्रकट होगा, उसका जो भी इफेक्ट आएगा, जो भी प्रभाव मॉलिक्यूल में दिखेगा, उन सारे प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। इसलिए इस टॉपिक का नाम किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। यानी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट होने से मॉलिक्यूल में क्या रिप्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉलिक्यूल क्या अपीयर कर रहा है, इन सारी घटना का अध्ययन किया जाएगा इसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब देखिए, अगर मैं बातें करूं इसमें क्या पढ़ा जाता है, तो इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट आपके चैप्टर का नाम है। अब इसमें हम पढ़ेंगे ढेर सारी चीजों के बारे में। तो इसमें सबसे पहला टर्म जो मुझे पढ़ना होता है
वो पढ़ना होता है क्या, आप जानते होंगे। सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना होता है इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहला टॉपिक हमारा होता है इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए, ये 2 मिनट की बातें नहीं है कि परिभाषा रट लिया, बात खत्म हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल डिटेल और इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा हमारा होता है रेजोनेंस इफेक्ट, या इसी को कहा जाता है मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट बोलिए, या इसी को कहा जाता है मेसोमेरिक इफेक्ट। जब इंडक्टिव इफेक्ट हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हमारा रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट आएगा। उसके बाद तीसरा हमारा टॉपिक होता है जिसका नाम होता है हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट। तीसरा हमारा टॉपिक होता है जिसका नाम होता है हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट। और देखिए, चौथा जिसके बारे में हमें जानना जरूरी नहीं है, बस थोड़ा सा नाम जान लीजिए, थोड़ी सी बातों को आप समझ लेंगे, बस काफी खत्म है। हमें इन 3 टॉपिक के बारे में काफी डिटेल में जानना होता है, इनकी बातों को समझना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है, तब जाके रिएक्शन हमें समझ में आने लगते हैं। लेकिन ये चौथा इफेक्ट होता है टेम्पोररी इफेक्ट। ये टेम्पोररी इफेक्ट कुछ पल के लिए मॉलिक्यूल पे काम करते हैं। जो चौथा इफेक्ट होता है बड़ा घटिया इफेक्ट होता है। इस इफेक्ट में एक मॉलिक्यूल पे उसके वातावरण के मॉलिक्यूल, सुनिएगा मेरी बातों को, मैंने क्या बोला, इस एक मॉलिक्यूल पे इसके वातावरण के मॉलिक्यूल क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, इसी घटना को यहां पे किया जाएगा चौथा में, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वीकेस्ट इफेक्ट होते हैं, सबसे कमजोर इफेक्ट होते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के सराउंडिंग पे डिपेंड करता है, वातावरण पे डिपेंड करता है कि वातावरण के मॉलिक्यूल इस पर्सनल मॉलिक्यूल पे क्या असर डाल रहा है। तो आते हैं फिर से, हमारा टॉपिक यहां पे आ गया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसका नाम होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देख लीजिए, हमें 3 चीजों के बारे में काफी डिटेल में पढ़ना है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट। तीसरा होता है हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट। हालांकि इसके अंदर में बहुत सारी बातें हम पढ़ेंगे, लेकिन मेजर तरीके से इन्हीं 3 के बारे में पढ़ना होता है। काफी डिटेल होता है, काफी लंबा टॉपिक होता है, और ऑर्गेनिक का रहस्य, ऑर्गेनिक का मैजिक इसी के अंदर होता है। तो इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाता हूं। अब देखिए, इन सभी इफेक्ट को पढ़ने से पहले देखिएगा, मेरी बातों को सुनिएगा, समझिएगा। इन सभी इफेक्ट को पढ़ने से पहले हमें जो ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट की जरूरत होता है, जो कॉन्सेप्ट आप 11वीं के 11th के पीरियडिक टेबल से ही समझते आ रहे हैं। हालांकि जो बच्चे पढ़े होंगे तो अगर याद होगा, मैं आधा शब्द बोलूंगा, आप पकड़ लेंगे, हाँ मैं ये पढ़ा हूं। याद है कभी मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति। जैसे आप बोलते हैं पेन, पेन का मतलब कलम, तो उसी प्रकार से मेरा कहना होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति। अगर आपसे कोई बता रहा है कि हमारे पास पेन है ज्यादा, इसका मतलब उसके पास कलम की संख्या ज्यादा। यानी मैं फिर से आपको बोलना चाह रहा हूं कि अगर किसी एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत रखता है।
लेकिन सर अगर किसी के पास पेन की संख्या है कम, इसका मतलब उसके पास कलम है कम। पेन कम यानी कलम कम। अरे भाई अंग्रेजी में कम तो हिंदी में भी क्या होगा, कम ही होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर किसी एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम, और इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता यदि कम तो इलेक्ट्रॉन खिंचवाने की क्षमता ज्यादा। सुनेगा मैंने क्या बोला? अगर किसी एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेगा ज्यादा, यानी उसे इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत है। लेकिन जिस एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम, और इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम तो इलेक्ट्रॉन खिंचवाने की क्षमता ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन खिंचवाने की क्षमता ज्यादा मतलब वो एटम इलेक्ट्रॉन देगा। तो मैंने दो लाइन निकाल दिया आपको कि जिस एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगा वो एटम इलेक्ट्रॉन लेगा, और जिस एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगा वो एटम इलेक्ट्रॉन देगा। आप समझिए फिर से लाइन। तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं होगा तब तक मॉलिक्यूल में चार्ज नहीं आएंगे, और जब तक मॉलिक्यूल में चार्ज नहीं आएगा तब तक मॉलिक्यूल को गुस्सा नहीं आएगा, और जब तक मॉलिक्यूल को गुस्सा नहीं आएगा मॉलिक्यूल रिएक्शन करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको सबसे पहले आना चाहिए इन सभी टॉपिक को, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन, कुछ भी आप पढ़ना चाह रहा हो, लेकिन इन सब को पढ़ने से पहले आपको एक फंडामेंटल कंपोनेंट आना चाहिए, नाम है उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो सबसे पहले मैं इस बातों को देख लेता हूं, उसके बाद अपना टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा। हेडिंग डालिए, लिखिए इलेक्ट्रो नेगेटिविटी नीचे में आप लिख देंगे लाइन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का हिंदी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति। अब किसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? मान लीजिए ये एक एटम है ए, समझिएगा, और ये रहा ए का इलेक्ट्रॉन, और ये है एटम बी, और ये रहा बी का इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों ही एटम अपने इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करके, शेयरिंग करके बनाया बॉन्ड। और याद होगा इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जो बॉन्ड बनते हैं उस बॉन्ड का नाम रखा गया है कोवलेंट बॉन्ड। याद होगा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से आते हैं आयोनिक बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो यहां पे एटम ए और एटम बी, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन चुका है। अब मान लेते हैं कि सर इस ए का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, एरो मैंने डाउन डाला, इसका मतलब कम है, और इस बी का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सर जी ज्यादा है। अब मुझे समझाइए एक बात कि सर इस बी का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा। सर किससे लेगा? अरे भाई ये बी जिससे फंसा है उसी से तो लेगा। तो सर बी चाहता है इलेक्ट्रॉन लेना, क्योंकि बी का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा तो खींचेगा ज्यादा, और खींचेगा ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन सर जी इस ए को देखिए, इस ए का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम, मैंने माना है समझाने के लिए। तो सर इस ए का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम, और खींचने की क्षमता कम तो खिंचवाने की क्षमता ज्यादा मतलब ये ए इलेक्ट्रॉन देगा। जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम, और खींचने की क्षमता कम तो खिंचवाने की क्षमता ज्यादा, और खिंचवाने की क्षमता ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन देगा। यानी यहां पे दो चीज आ गया कि ए इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, धकेलना चाहता है, और बी उस इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है। और आप ही बताइए कि भाई इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है।
तो मान लीजिए कि ये आपका इलेक्ट्रॉन है और ये उसका नेगेटिव चार्ज है। समझिएगा मैंने क्या समझाया कि मान लीजिए ये अगर इलेक्ट्रॉन है और ये उसका नेगेटिव चार्ज है, तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन, उस पे ये नेगेटिव चार्ज, समझ गए। और बताइए इलेक्ट्रॉन आता तो बताइए नेगेटिव चार्ज वहीं रह गया कि नेगेटिव भी आया? नेगेटिव भी आया सर जी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आता नेगेटिव लाता, मतलब इस बी के पास अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो साथ में नेगेटिव भी तो लाएगा। तो सर इससे ऐसा हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की आबादी, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की भीड़ भार, इलेक्ट्रॉन का मात्रा, इलेक्ट्रॉन की जनसंख्या, इलेक्ट्रॉन का घनत्व ए से बी की ओर शिफ्टिंग होना चाहता है। फिर से समझिएगा, ए अपने इस पूरे इलेक्ट्रॉन को लेकर के बी को अगर दे देगा तो सर एक इलेक्ट्रॉन पे एक माइनस होता है। तो अगर ये अपना पूरा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन तोड़ा और इस एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के टेम्पोरली नहीं सॉरी परमानेंटली अगर ए बी को दे दिया, तब तो सर बीच का लिंकेज ही खत्म हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन बी के पास आएगा और ए के पास इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं। तो बेचारा ए बोलेगा मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं जिससे जुड़ा था उसी ने मेरे को बर्बाद कर दिया। और ऐसा घटना यदि अगर घटेगा तो बताइए ए के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगा और जहां भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगा वहां पे आता है पॉजिटिव चार्ज। सर ए के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ क्योंकि उसने अपने बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के बी को दे दिया, तो इसलिए ए पे आया एक पॉजिटिव चार्ज। लेकिन सर इस बी के पास एक इलेक्ट्रॉन अपना वाला है। आपको लग रहा होगा कि सर जी बी के पास दो हो गया। अरे भाई दो नहीं, इलेक्ट्रॉन दो हुआ है लेकिन बी के पास एक इलेक्ट्रॉन तो अपना है और एक इलेक्ट्रॉन इसने ए से छीना। तो बेईमानी कितना किया? एक। तो एक इलेक्ट्रॉन आता इसलिए एक ही माइनस लाता और एक इलेक्ट्रॉन जाता तो एक प्लस आता, बॉन्ड टूट गया। तो यहां तो सर हो गया इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर, इसलिए यहां पे चार्ज का कैरेक्टर आ गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं इलेक्ट्रॉन का पार्शियल शिफ्टिंग, इलेक्ट्रॉन का आंशिक ट्रांसफर। मतलब ए इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन की कुछ आबादी इस बी की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो जिस वजह से ए अपने कुछ इलेक्ट्रॉन की आबादी को, कुछ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बी की ओर धकेल देगा। इस वजह से ए के पास थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगा और बी के पास थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन की अधिकता महसूस होगा। तो सर ए और बी के बीच में जैसा बॉन्ड था वैसा बॉन्ड मैंने बना दिया। थोड़ा समझिएगा बातों को। अब देखिए ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम है और खींचने की क्षमता कम तो खिंचवाने की क्षमता ज्यादा, और खिंचवाने की क्षमता ज्यादा मतलब ए चाहता है देना, तो ए देना चाह रहा है और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा और इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस बी के पास इलेक्ट्रॉन की आबादी बढ़ेगा और जब इलेक्ट्रॉन की आबादी बढ़ेगा तो सर यहां पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा, इलेक्ट्रॉन की जनसंख्या थोड़ा सा यहां पे ज्यादा महसूस होगा और इलेक्ट्रॉन की आबादी यहां पे थोड़ा सा कम महसूस होगा। तो सर ये पूरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं, यहां पे पार्शियल शिफ्टिंग हो रहे हैं, इसलिए यहां पे इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी अधिकता मतलब दिया डेल माइनस, ऐसे लिखते हैं इसको। इस पे देते हैं डेल माइनस और इस ए के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसलिए दिया डेल प्लस। अब देखिए बॉन्ड में जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन है, इसी साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो प्रवृत्ति है, सुनिएगा मैंने क्या बोला, इस बॉन्ड में जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आप जानते हैं कि ए और बी के बीच में बॉन्ड कैसे बना, तो भाई ए भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया, बी भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया, अब मिला के दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, मतलब बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो ये किसी एक का बिजनेस नहीं है, ये दोनों का बिजनेस है क्योंकि दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। तो सर इसी साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो प्रवृत्ति होती है, बॉन्ड में जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन है, इसी इलेक्ट्रॉन को जो खींचने की जो टेंडेंसी है, इसी टेंडेंसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसी टेंडेंसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मैं लिखता हूं इसका डेफिनेशन, टेंडेंसी टू
attract the tendency to attract the shared pair of electron is known as electronegativity। साझेदारी के इलेक्ट्रॉन के जोड़ा को, टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति, मतलब उसका सोच, उसका विचार, उसका नजरिया, उसका एटीट्यूड, उसका लक्षण, टू अट्रैक्ट आकर्षित करने का, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो शेयरिंग में है, इस साझेदारी के इलेक्ट्रॉन के जोड़ा को जो खींचने की प्रवृत्ति होती है, इस इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इतना तो आप समझ चुके हैं कि जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा, और खींचने की क्षमता ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ेगा। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन आता माइनस लाता। लेकिन सर इस ए के बारे में जरा सोचिए, इस ए के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ है। क्यों? क्योंकि ए का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी माना था कम, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम, और खींचने की क्षमता कम तो खिंचवाने की क्षमता ज्यादा, और खिंचवाने की क्षमता ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, और जब ए इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, और इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो आ जाएगा पॉजिटिव। डेल पॉजिटिव इसलिए दिया क्योंकि ए का थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन बी की ओर शिफ्ट हुआ है, और डेल नेगेटिव इसलिए दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा मात्रा बी के पास ज्यादा हो गया है। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता, लेकिन डेल लगा है मतलब पार्शियल, आंशिक रूप से, पूरा नहीं ट्रांसफर हुआ है। अब मैं आपको एक छोटा सा बात मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो टेंडेंसी है, टेंडेंसी खींचने की प्रवृत्ति है। और प्रवृत्ति अगर पढ़े होंगे इंग्लिश तो आपको पता होगा कि टेंडेंसी अपने आप में एक एडजेक्टिव होती है, और एडजेक्टिव का अपना में कोई यूनिट नहीं होता है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होते हैं। मैं क्या करना चाहता हूं जरा सुनिएगा। जैसे आप बोलते हैं कि वो सुंदर है, वो अच्छा है, वो तेज है, वो कमजोर है, तो ये सब क्या है? विशेषता बताती है। अब जैसे देखिए, ये खींचने की प्रवृत्ति है। जैसे मान लेते हैं, आप बोलते हैं कि फलाना तेज है, तो अगर बोलते कि भाई कितना तेज है, 2 किलो तेज है कि 5 किलो तेज है, तो तेज का कोई यूनिट नहीं होता है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खींचने की प्रवृत्ति है, तो यहां पे कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन इसका यूनिट नहीं होता है। लेकिन आजकल के मॉडर्न किताब में इसका यूनिट दिया जाता है ची। चलते हैं, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये तो आपको पीरियडिक टेबल में पढ़ाया गया होगा। मुझे जितनी ज़रूरत है मैं उतना ही एक्सप्लेन करके आगे बढ़ना चाहता हूं। तो मैं आपको कुछ एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डाटा लिखता हूं। तो आइए, अब जैसे हाइड्रोजन है, जो भी मैं डाटा लिख रहा हूं वो सारा डाटा मैं पॉलिंग स्केल पे लिख रहा हूं। पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या वैल्यू दिया था किस एटम के लिए, वो मैं लिख रहा हूं, और उतना ही लिखूंगा जितना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूरत होती है। हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डाटा होता है 2.1। उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखिए, कार्बन का डाटा होता है 2.5। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है 2.5, 2.5। नाइट्रोजन का होता है 3.0, फास्फोरस का होता है 2.3, सल्फर का हालांकि लिया जाता है 2.44, लेकिन 2.44 लगभग 2.5 के करीब है,
तो इसको लिख दिया 2.5 और ऑक्सीजन का होता है 3.5, फ्लोरीन का होता है 4.0, क्लोरीन का होता है 3.8, ब्रोमीन का होता है क्लोरीन का 3.0, ब्रोमीन का 2.8, आयोडीन का होता है 2.5। ये मैंने इसलिए आपको दिया ना कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को तो इसी तरीके से अरेंज किए हुए रहते हैं। अब देखिए यहां पे एक अगर सिलिकॉन का लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1.8। हालांकि सिलिकॉन का जरूरत नहीं होगा तो काहे को लिखे, जिसका जरूरत होता है बस उसी के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन का 2.1, कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन का 3.0, ऑक्सीजन का 3.5, फ्लोरीन का 4, क्लोरीन का 3, सल्फर का 2.5, फास्फोरस का 2.3, ब्रोमीन का 2.8, आयोडीन का 2.5। ये इतना सारा जानकारी होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। आप इस डाटा को बिल्कुल याद नहीं रखेंगे, इसको ब्लड में डाल देंगे, क्योंकि जब भी रिएक्शन को समझना होगा तो आपको हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डाटा आपको याद ही रहना चाहिए, तभी जाके आप उसे रिएक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं फिर से बता रहा हूं कि आप इस डाटा को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, या इसको ऐसे आप अगर नहीं याद रखना चाहते हैं तो आप ऐसे फटाफट देखिए, मैं लिखता हूं कैसे लिखिएगा। हाइड्रोजन का 2.1, फास्फोरस का 2.3, ये भी लिख दिया। उसके बाद किसको लिखा जाए, उसके बाद लिखा जाए ISC। आई से आयोडीन, एस से सल्फर, सी से कार्बन। आप अगर साइंस लेकर के इंटर कर रहे हैं तो आपसे अगर पूछा जाता है तो आप बताते हैं ना कि हम ISC मैथ्स से पढ़ रहे हैं या ISC बायोलॉजी से पढ़ रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। तो ISC आपके क्लास का नाम है ISC। तो ISC, हालांकि वो ISC दूसरा होता है, इंटर ऑफ साइंस वो दूसरा होता है, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए आप ऐसे बोल सकते हैं ISC कितना 2.5, 2.5। हालांकि अब तो 11th और 12th चलती है, ISC तो इसका नाम मीटर है। आयोडीन, सल्फर, कार्बन बता रहा है यहाँ पे 2.5, ब्रोमीन का 2.8, और फिर से नाइट्रोजन और क्लोरीन का बराबर होता है, और कितना होता है 3.0, और ऑक्सीजन का होता है 3.5, और फ्लोरीन का होता है 4.0 यानी 4। ये इतना डाटा आपके लिए काम का है, इस डाटा को आप ध्यान रखें, इसको ध्यान रखें, तब जाकर के ऑर्गेनिक रिएक्शन को आसानी से समझाया जा सकता है। अब देखिए, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिंदी अगर आप जानते होंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन, और कार्बनिक रसायन है अगर तो आप जानते होंगे पूरे ऑर्गेनिक में ओम श्री कार्बनाय नमः, यानी बोलिए श्री कार्बन भगवान की। तो इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली हम लोग कार्बन के बारे में जानेंगे, और कार्बन के बारे में अगर आप जानने की कोशिश करते हैं तो कार्बन के बारे में हम क्या बता सकते हैं। देखिएगा, आप अगर हाइब्रिडाइजेशन पढ़े होंगे तो ऑर्गेनिक में मेनली 3 ही हाइब्रिडाइजेशन का ज्यादातर जरूरत होता है, एक sp, दूसरा sp2 और तीसरा sp3। तो कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पे sp3 हाइब्रिडाइज होती है, कहीं पे sp2 हाइब्रिडाइज होती है, और कहीं पे sp हाइब्रिडाइज होती है। तो सर ये हाइब्रिडाइजेशन अगर चेंज करते हैं तो उस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चेंज कर जाता है। हालांकि किसी भी एटम का जो भी मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा है वो बिल्कुल फ्री स्टेट में लिखा है, मतलब जब वो एटम सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने से, सर कार्बन के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं, और के बारे में बातें कीजिए ना, और के बारे में क्यों करूं, क्योंकि आप कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं तो कार्बन के बारे में ही पढ़ना है मुझे। तो ये जो कार्बन होते हैं ना वो 3 प्रकार के बढ़ जाते हैं, 3 भागों में बढ़ जाते हैं, sp3 कार्बन, sp2 कार्बन और sp कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से हम इसे 3 भागों में बांट देते हैं।
देखा जाए, अगर कार्बन के बारे में लिया जाए तो देखिए ये देखिए कार्बन, अब कार्बन को देखिए यहां पे मान लिया जाए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यहां पे लिया sp2 कार्बन और फिर से यहां पे लिया sp कार्बन। अब देखिए sp3 sp2 sp, यहां पे मैंने 3 प्रकार का कार्बन लिया है। आपको मैंने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 बताया था, 2.5 बताया था, ये 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 कार्बन की होती है। और सर अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज करता है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू भी चेंज करता है। तो मैं सारे डाटा को लिखता हूं, कैसे देखिएगा, sp3 कार्बन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, सोचिए मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डाटा बता रहा हूं 2.5। अगर sp2 कार्बन है, कार्बन ही है लेकिन उसका हाइब्रिडाइजेशन यदि sp2 है तो उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.75 होती है। और अगर sp कार्बन है तो sp कार्बन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है 3.25। sp कार्बन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.25 होता है। तो देखिए 2.5, 3.5, 3.25, मतलब आपको यह लग रहा होगा कि sp3 से sp2 पे जा रहे हैं, sp2 से sp पे जा रहे हैं, तो सर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वैल्यू बढ़ रहा है। अब सर अगर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे, 11th के केमिकल बॉन्डिंग, मैं उन सब बातों को समझाना चाहता हूं जो जीओसी के लिए जरूरी है। और जीओसी किसके लिए जरूरी है? तो पूरे ऑर्गेनिक के लिए जरूरी है। तो यदि आप हाइब्रिडाइजेशन आपको पता हो तो ठीक है, मुझे तो अपने टॉपिक से ज्यादा बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं उसके लिए एक साइड से आपको वीडियो बना के भेजूंगा जिसमें आपको हाइब्रिडेशन के बारे में ज्यादा डिटेल दिया जाएगा। अब देखिए, अगर sp3 के बारे में अगर याद हो डाटा, उम्मीद है कि याद होगा, इतना पता होना चाहिए बच्चों को, तो ये आपको एक फार्मूला पढ़ाते होंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। और वहां पे काफी डिटेल में समझाता होगा कि sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन हो तो उसका बॉन्ड एंगल, मैं यहां पे साइड से आपको लिख देता हूं, बॉन्ड एंगल sp3 में कितना होता है? तो sp3 में होता है 109 डिग्री 28 मिनट 7 सेकेंड, 109 डिग्री 28 मिनट 7 सेकेंड होता है। और sp2 में अगर देखा जाए तो sp2 में होता है बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, और sp कार्बन का हाइब्रिडेशन अगर आएगा तो वहां पे बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। अब एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्या ध्यान दीजिएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या बता रहा है? हाइब्रिडाइजेशन में क्या होते हैं? तो सर 2 या 2 से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल के कैरेक्टर मिक्सिंग में जाते हैं, लेकिन वो एटॉमिक ऑर्बिटल जाते हैं जिनके एनर्जी या तो बराबर होते हैं या लगभग बराबर होते हैं। मान लीजिए किसी एक एटम के कोई 2 ऑर्बिटल लेंगे और उस ऑर्बिटल के एनर्जी या तो बराबर हो या लगभग बराबर हो, तो उन ऑर्बिटल के कैरेक्टर का मिक्सिंग होता है। और मिक्सिंग के बाद जो नया ऑर्बिटल बनता है उसका नाम रखा जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस पूरे प्रोसेस का नाम होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए sp3 क्या बता रहा है? sp3 बता रहा है कि s अगर 1 है तो p3 है। नहीं, ये नहीं बता रहा है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं।
sp3 ये बता रहा है कि s का जितना कैरेक्टर है उसका 3 गुना p का कैरेक्टर है। समझ गए, दोनों बात अलग अलग है। अगर s 1 जा रहा है तो p 3 जा रहा है, तो याद रखिएगा कि sp4 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है, sp 3.5 भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp 2.5 भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, और ऑर्बिटल तो 2.5 नहीं होता है कभी, या 3.5 तो नहीं होता है, क्योंकि p में तो 3 ही ऑर्बिटल होते हैं। तो अगर ऐसा बोल रहे हैं कि सर s अगर 1 गया तो p 3 गया, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट, क्योंकि sp 3.5 भी हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। तो जो सही तथ्य है उन बातों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बता क्या रहा है sp3? तो sp3 बता रहा है कि s का जितना कैरेक्टर है उसका 3 गुना p का कैरेक्टर है। नो कि आप ये बोलेंगे कि s का 1 ऑर्बिटल और p का 3 ऑर्बिटल गया है मिक्सिंग में, गलत बात। ये हाइब्रिडेशन क्या बता रहा है? तो ये बता रहा है कि सर जितना s का कैरेक्टर है उसका 2 गुना p का कैरेक्टर है। और ये sp बता रहा है कि सर जितना s का कैरेक्टर है उतना ही p का कैरेक्टर है। अब देखिए एक लाइन, अगर हम परसेंटेज की बात करें, थोड़ा सा समझिएगा, मैं बातों को समझा रहा हूं। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो जितना s का कैरेक्टर है उसका 3 गुना p का कैरेक्टर है। तो सर अगर हम s का कैरेक्टर मान लेते हैं x, तो p का कैरेक्टर कितना होगा? तो सर s का 3 गुना होगा p, तो p कितना हो जाएगा? 3x। और अगर आप sp3 में s के कैरेक्टर और p के कैरेक्टर का परसेंटेज निकालना चाहते हैं, तो परसेंटेज का मतलब टोटल कितना होता है? 100। तो परसेंटेज का मतलब टोटल 100 होता है, यानी s का जितना कैरेक्टर है उसका 3 गुना p का कैरेक्टर है। लेकिन ये sp3 में जो भी कैरेक्टर है अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो इन दोनों के गुणों को मिला करके टोटल 100% आना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज का मतलब भाई 100 होता है। तो s अगर है x और p अगर हो जाएगा इसका 3 गुना 3x, तो परसेंटेज निकालने के लिए टोटल कैरेक्टर होना चाहिए 100। तो यहां पे आ जाएगा 4x बराबर कितना? 100, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 25। इसका मतलब ये निकला कि s था x तो आया 25, यानी s कैरेक्टर कितना परसेंट है? 25% है। और p कैरेक्टर, तो सर s का 3 गुना होगा, तो 25 का 3 गुना कितना होगा? 75%। यानी अगर बोल दिया जाए s कैरेक्टर कितना आया, तो s कैरेक्टर देखिए, s कैरेक्टर कितना है? x, और x का वैल्यू कितना आया? 25। तो आपने परसेंटेज में निकाला है तो लिख दीजिए 25%। और बताइए p कैरेक्टर कितना होगा? p कैरेक्टर कितना होगा? तो सर जितना s का होगा उसका 3 गुना p का होगा। तो s का अगर है 25%, तो p का 25% का 3 गुना, यानी आ जाएगा कितना परसेंट? तो 75%। अब आप एक बात बताइए कि सर s कैरेक्टर अगर है 25% तो p कैरेक्टर होगा 75%। मैं एक बात आपको रोकना चाहता हूं, यहां पे आपसे अगर यहीं पे अगर किसी ने पूछा कि परसेंटेज s कैरेक्टर कितना होगा, तो आप सिर्फ बोलना 25, और अगर परसेंटेज p कैरेक्टर बोला जाएगा तो सिर्फ बोलना 75, 75 ओनली। मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर यहां परसेंटेज लगा के पूछेगा तो यहां पे परसेंटेज हटा के बोलना, और यहां पे परसेंटेज अगर हटा के पूछेगा तो यहां पे लगा के बोलना। अगर मान लीजिए यहीं पे अगर बोल दिया जाए परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना आया, तो आप सीधे ऐसे बोलेंगे, सीधे बोलेंगे 25। परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना? 25। लेकिन अगर यहीं पे पूछ देता कि एस कैरेक्टर कितना है, तो बोलिए 25%, ऐसे बोलना होगा। चलिए, ये sp3 की कहानी था। अब sp2 पे जरा आइए। तो अब तो उम्मीद है कि आप फटाफट निकालेंगे। सर जितना s कैरेक्टर है, s का 1 कैरेक्टर तो p का 2 कैरेक्टर, इसका मतलब जितना कैरेक्टर s का है उसका 2 गुना है p का कैरेक्टर। तो सर अगर हम परसेंटेज निकालें तो परसेंटेज मतलब टोटल कैरेक्टर का सम, टोटल कैरेक्टर का जोड़ कितना होगा? 100। तो सर s का कैरेक्टर अगर हम लेते हैं x, तो p का कैरेक्टर उसका 2 गुना होगा, इसका मतलब 2x। यानी जितना s कैरेक्टर है उसका 2 गुना p का कैरेक्टर है, यानी सर x और 2x, और अगर परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो टोटल होगा 100। तो सर x और 2x कितना होगा? 3x बराबर कितना होगा? 100। यानी यहां से x बराबर क्या लिख सकते हैं? 33.33।
यानी जितना s है उसका दोगुना p है। s अगर लिया x तो p कितना हो गया 2x, क्योंकि 1 2 यहां पे यही बता रहा है। तो सर अगर यहां से अगर बोल दिया जाए s कैरेक्टर कि सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर कितना होगा, तो s कैरेक्टर आपका x के बराबर है और x आ गया है 33.33, इसका मतलब ये 33% के आसपास है। सर यहां से अगर p कैरेक्टर की बात किया जाए तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में p कैरेक्टर का अगर बात किया जाए तो जितना s होता है उसका दोगुना होगा, तो ये 33.3333, तो ये आ जाएगा इसका दोगुना 66.666666, इसका मतलब इसे राउंड ऑफ अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 66.67%। तो इस तरीके से आप sp2 का भी निकाल सकते हैं, और अगर आप sp पे निकालना चाहते हैं तो अब आप समझ गए होंगे बातें, फटाफट निकाल दीजिए। सर इसे क्या निकाले, तो जितना s का कैरेक्टर है उसका उतना ही p का कैरेक्टर है, तो s का कैरेक्टर अगर हम मान लेते हैं x तो p भी कितना होगा x, और परसेंटेज के लिए तो टोटल कैरेक्टर 100 होने चाहिए। तो सर s अगर है x तो p भी होगा x, और मिला के टोटल कितना होगा 100, तो यहां पे आ जाएगा 2x बराबर 100, तो यहां से लिख सकते हैं x बराबर कितना 50। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि सर s कैरेक्टर कितना परसेंट है, तो आपका s कैरेक्टर आता है 50%। सर p कैरेक्टर कितना आएगा, तो आपका p कैरेक्टर आता है फिर से कितना 50%, क्योंकि जितना s होता है उतना ही p का कैरेक्टर होता है। तो इस तरीके से आप sp3 sp2 और sp में s कैरेक्टर और p कैरेक्टर समझ गए। अब देखिए इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको इसमें बताना चाहता हूं, इसको फटाफट आप नोट कर लें। मिटा दे क्या, फटाफट नोट कीजिए। चलिए आप मिटाते हैं, मिटा रहे हैं। अब बताइए एक लाइन, यहां से मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूं कि सर अगर आप s कैरेक्टर लिखना चाहते हैं और यहां पे अगर आप p कैरेक्टर लिखना चाहते हैं, तो देखिएगा मैं इसी डाटा से कुछ नया कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। सर s कैरेक्टर यहां पे कितना है, तो यहां पे आ जाएगा आपको 25%, और यहां पे आ जाएगा 75%, तब तो मिला के होगा 100%। यहाँ पे आ जाएगा 33.33%, और यहाँ पे आ जाएगा 66.67%, और यहाँ पे आ जाएगा s कैरेक्टर 50% और p कैरेक्टर भी कितना 50%। ये मैंने आपको डिटेल में निकाल दिया है। अब एक बात बताइए, क्लास में यदि लड़का और लड़की दोनों हो तो परसेंटेज का मतलब तो टोटल 100 होता है, और टोटल अगर 100 है और उसमें मान लीजिए कोई बोल रहा है कि क्लास में दिन प्रतिदिन लड़का का परसेंटेज बढ़ रहा है, इसका मतलब अगर टोटल स्टूडेंट 100 हो तो उसमें लड़का की मात्रा ज्यादा हो जाएगा, तो ऑलरेडी लड़की का मात्रा थोड़ा कम पड़ जाएगा। और अगर लड़की का परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा मतलब लड़की की मात्रा अगर बढ़ने लगेगा, इसका मतलब ऑब्वियसली लड़का का मात्रा घटने लगेगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सर इसमें दो ही प्रकार के ऑर्बिटल तो हैं हाइब्रिडाइजेशन में, sp3 हो या sp हो या sp2 हो। एक ऑर्बिटल s कैरेक्टर वाला है, दूसरा ऑर्बिटल p कैरेक्टर वाला है। एक बात तो श्योर हो गया कि अगर s कैरेक्टर को बोलते हैं लड़का तो p कैरेक्टर क्या होगा, लड़की। तो अगर s कैरेक्टर का वैल्यू बढ़ेगा तो आप ही बताइए ना, p कैरेक्टर का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो ये तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर ऑर्बिटल के कैरेक्टर टोटल 100% लिए जाए तो अगर s कैरेक्टर का वैल्यू बढ़ेगा तो ऑब्वियसली अपने आप p कैरेक्टर का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो सर यहां पे देख लीजिए s कैरेक्टर 25%, तो यहां पे p है 75। अब s कैरेक्टर देखिए 25 से हुआ 33, तो p हो गया 75 से 66, घट गया। और s कैरेक्टर अगर 33 से हुआ 50 तो p कैरेक्टर हो गया 66 से 50। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन s कैरेक्टर 25 से 33 हुआ, 33 से 50 हुआ, तो इधर से लेफ्ट से राइट जाने पे s कैरेक्टर बढ़ता है। और s कैरेक्टर अगर बढ़ता है तो आप गौर से देख लीजिए कि सर p कैरेक्टर 75 से 66 हुआ, घट गया, और 66 से 50 हुआ और घट गया।
इसका मतलब यह निकला कि सर एस कैरेक्टर का पी कैरेक्टर एग्जैक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर एस कैरेक्टर का वैल्यू बढ़ेगा तो डेफिनेटली पी कैरेक्टर का वैल्यू घटेगा। तो सर यहां पे लिख सकते हैं कि सर एस कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी कैरेक्टर। एक बात आप फटाफट इसको नोट कीजिए, एस कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी कैरेक्टर, यानी एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो पी कैरेक्टर घटेगा और एस कैरेक्टर घटेगा तो पी कैरेक्टर बढ़ेगा, उल्टा है संबंध। मैं मिटा दूंगा, फटाफट इसको नोट कीजिए। एक रिलेशन आपको मिल गया। अब जरा बताइए, अब हर बार हम एक कैरेक्टर को लेकर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा यहां पे 2 मिनट में आपको समझाता हूं एक छोटा सा चीज। अब एक ही चीजों को 2 बार लिखेंगे तो क्या होगा, टाइम ज्यादा मिसयूज होगा। तो मैं एक कैरेक्टर को लेकर के आपको सारी बातों को समझाता हूं और दूसरे कैरेक्टर में आप सीधा उल्टा लगा देना। जैसे मान लीजिए मैं जो भी कॉन्सेप्ट आपको अभी बताऊंगा, तो अगर एस कैरेक्टर के लिए कोई चीज बढ़ रहा है तो इसका मतलब समझिए कि पी कैरेक्टर के लिए वही चीज घट रहा होगा, और एस कैरेक्टर के लिए कोई चीज अगर घट रहा है इसका मतलब इसका एग्जैक्टली उल्टा पी कैरेक्टर के लिए वही चीज बढ़ रहा होगा। तो मेरा सीधा सा मतलब है, मैं एक कॉन्सेप्ट को लेकर के आपकी बातों को समझाता हूं, दूसरा कॉन्सेप्ट आप ठीक उसका इनवर्स लगा देना, ठीक उसका उल्टा लगा देना। तो एक चीज मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि एस कैरेक्टर देखिए बढ़ रहा है। एस कैरेक्टर क्या हुआ, 25% से 33% और 33% से 50%। बताइए, लेफ्ट से राइट जाने पे एस कैरेक्टर बढ़ता है, और एस कैरेक्टर बढ़ता है तो साथ में देखिए हमें फंडा क्या मिला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कीजिए। तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से हुआ 3.25 और 3.25 से हुआ 3.25, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ता है। तो एक चीज आपको मिल गया कि सर एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा। इसका मतलब यह निकला कि एस कैरेक्टर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ सीधा संबंध है, सुलटा संबंध है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। तो मैं एक लाइन लिखता हूं, फिर से एक नया कॉन्सेप्ट कि सर एस कैरेक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। देखिए, अब ये मत बोले कि सर पी कैरेक्टर के साथ क्या होगा, अरे भाई उल्टा होगा। मैं पहले ही बता दिया था कि मैं एक कैरेक्टर को लेकर समझाता हूं, दूसरा कैरेक्टर उसका उल्टा लगा देना। कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से एस कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि एस कैरेक्टर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, और एस कैरेक्टर घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में सीधा असर पड़ता है। एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है और एक के घटने से दूसरा भी घटता है। तो सर ये एस कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, तो सर एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो पी कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। ये समझाने की कोई जरूरत नहीं है, ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसको भी नोट कीजिए, ये भी अपने आप में एक फंडा निकल गया। दूसरा लाइन मैं ये समझाना चाहता हूं, देख लीजिए एस कैरेक्टर। एमएस चौहान में एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि बॉन्ड एंगल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेशन जोड़ता है, और तब जाके वो क्वेश्चन क्लियर होता है। बड़े अच्छे क्वेश्चन है। एमएस चौहान का जो एडवांस का बुक आता है उसमें जीओसी में एक क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल यहीं से है, और यहां से क्या कॉन्सेप्ट बताता है थोड़ा सुनिएगा, कि वहां पे बॉन्ड एंगल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेशन होता है। लेकिन इतना दूर तक सोचना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आप चाहें तो इसको चुटकी में यहां से मसल सकते हैं। कैसे, देखिएगा। बताइए एस कैरेक्टर में देखिए 25% से 33% और 33% से 50%। भाई ये 33.33 है, 33.33। अब बोलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए अप्रॉक्स को 33 पॉइंट मान लेता है मैं। तो 25 से 33 हुआ, 33 से 50 हुआ। इसका मतलब है कि सर यहां पे एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, और एस कैरेक्टर बढ़ने से जरा बॉन्ड एंगल को देखिए तो 109 डिग्री 28 मिनट 7 सेकंड, और यहां से हो गया 120 डिग्री, और यहां से हो गया 180 डिग्री। तो एक बार फिर से एक नया डाटा निकल गया कि सर अगर एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो एस कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड एंगल बढ़ता है, इसका साफ मतलब निकलता है कि एस कैरेक्टर का बॉन्ड एंगल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो सर यहां से हम लिख सकते हैं एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए एस कैरेक्टर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से निकल गया, एस कैरेक्टर का बॉन्ड एंगल से निकल गया, और इन दोनों का अगर एस कैरेक्टर के साथ डायरेक्टली है तो भाई कोई भी सोच सकता है कि पी कैरेक्टर के साथ क्या होगा, इनवर्सली होगा, उल्टा होगा। चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए, मैं से आगे की बात बस मुझे अब एक टर्म समझाना है, उसके बाद हमारा टॉपिक जस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जीओसी का पहला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन इसको फटाफट पहले नोट कीजिए। देखा फिर से, बॉन्ड का जो ब्रेकिंग होता है तो बॉन्ड का ब्रेकिंग दो तरीके से होता है। मान लीजिए ए और बी दो एटम है, इन दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बना, तो बॉन्ड टूटेंगे तो या तो बॉन्ड ईमानदारी से टूटेंगे या नहीं तो बॉन्ड बेईमानी से टूटेंगे। तो मान लीजिए यहां पे लिखा है बॉन्ड क्लीवेज, या इसी को कहा जाता है बॉन्ड ब्रेकिंग। और ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग है ये दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है होमोलिसिस, हेट्रोलिसिस। होमो शब्द का मतलब ही होता है सेम, होमोलिसिस बोलिए, या इसी को कुछ लोग बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज, इसी को कुछ लोग बोलते हैं, और करके लिख देता हूं होमोलिटिक क्लीवेज। इसका मतलब हुआ, होमो का मतलब होता है सेम तरीके से बॉन्ड का टूटना, यानी ईमानदारी से बॉन्ड का टूटना, और यह हेट्रोलिसिस जिसको आप बोलते हैं, इसी को कुछ लोग बोलते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज। क्लीवेज यानी ब्रेकिंग, ब्रेकिंग यानी टूटना। तो जैसे देखिए ए और बी ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बनाया, और बॉन्ड यदि होमोलिसिस हो रहा है, ईमानदारी से टूट रहा है, तो ईमानदारी से टूटने का मतलब होता है कि ए अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा और बी अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा, दोनों के बीच में रिश्ता खत्म। मतलब ए बोलेगा कि भाई तुम मेरा इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, अपना इलेक्ट्रॉन अपने ले लो, तुम अपने घर मैं अपने घर। तो मतलब ये हुआ ईमानदारी से बॉन्ड का टूटना, और इस तरह के ब्रेकिंग को कहा जाता है होमोलिसिस। तो यहां पे ये रहा ए का इलेक्ट्रॉन और ये रहा बी का इलेक्ट्रॉन, और ये जो बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन बना बॉन्ड के टूटने के बाद, ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखता है, इस इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है फ्री रेडिकल। इस इलेक्ट्रॉन का क्या नाम पड़ता है? फ्री रेडिकल। यानी सर यहां पे ए और डॉट, डॉट यानी क्या है? तो ए का इलेक्ट्रॉन है, और इसका अगर पूछेगा कि सर इसका नाम बताइए, तो नाम क्या है भाई? इस डॉट का नाम है फ्री रेडिकल। बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन का नाम ही होता है फ्री रेडिकल। जब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है तो उसे बोलते हैं आप लोन पेयर, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बेजोड़ा होता है, अकेला होता है, तो उसका नाम होता है फ्री रेडिकल। यानी इसे कहा जाएगा ए फ्री रेडिकल, और इसको क्या बोलेंगे? बी फ्री रेडिकल। तो यहां पे ये जो डॉट है, ये दोनों के बीच में रिश्ता खत्म, ए अपने घर बी अपने घर, और यहां जो बना ये डॉट क्या बना? मतलब ये जोड़ा इलेक्ट्रॉन, इसका नाम होगा फ्री रेडिकल। अब देखिए इसी तरीके से मान लीजिए सी का ये रहा इलेक्ट्रॉन और डी का ये रहा इलेक्ट्रॉन। सी और डी के बीच में इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बने हैं। एक सिंपल सी लाइन में मानता हूं कि सी का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है। भाई तुम किसी का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम या ज्यादा मान करके बातों को समझ सकते हो, लेकिन मैं मानता
कि C का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, तो सर C का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम, और खींचने की क्षमता कम तो खिंचवाने की क्षमता ज्यादा, मतलब C इलेक्ट्रॉन देगा। और D का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो D का अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा। तो सर C इलेक्ट्रॉन देना चाहता और D इलेक्ट्रॉन लेना चाहता, मतलब यहां पे देख लीजिए बेईमानी से ब्रेकिंग हो रहा है। क्यों? तो सर C अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के D को दे दिया, तो C अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के ऐसे D को दे दिया। ये जो एरो आपको मैंने दिखाया ना, इसका नाम होता है कर्ली एरो, कर्ली एरो। तो सर ये C अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के D को अगर दे दिया तो इस तरीके से आप देखेंगे C के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा और D के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगा। तो C पे आ जाएगा पॉजिटिव और साथ में देखिए D के पास ये अपना इलेक्ट्रॉन और C से गया एक इलेक्ट्रॉन, तो D का एक इलेक्ट्रॉन अपना है और एक इलेक्ट्रॉन इसने बेईमानी से लिया, तो इस तरीके से D पे आ जाएगा 1 माइनस। सर D के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 माइनस क्यों डाले, 2 माइनस होगा। अरे भाई D का तो 1 इलेक्ट्रॉन अपना है ना, बेईमानी में कितना लिया, 1 लिया, इसलिए C पे 1 कमी तो 1 प्लस, और D के पास बेईमानी का 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 तो इसका अपना है और बेईमानी का 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए D पे 1 माइनस, तो C पे आया प्लस, तो इसलिए प्लस वाले का नाम होगा कैटायन और जो माइनस है उस माइनस वाले का नाम होगा एनायन। इस तरीके से हो जाएगा कैटायन और एनायन। तो इस तरीके से आप बॉन्ड का क्लीवेज समझ गए होंगे। उम्मीद है कि इतनी बातों को समझने के बाद अब मैं आपको अगर इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाऊं, वेरी वेरी धांसू टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इफेक्ट को समझने के लिए टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अगले लेक्चर में लेके आ रहा हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को अवश्य शेयर सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार की अगर असुविधा होती है तो पक्के से आप कमेंट करें। और हमारी कोर्स फुल कोर्स जो दी जा रही है वो ऐप के थ्रू दी जा रही है। जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल करेंगे। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू।